गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए तो अभी हम लोग सोर्सेस ऑफ एनर्जी या ऊर्जा के स्रोत का दूसरा क्लास शुरू करने वाले हैं। चलिए देखिए, तो कल हम लोगों ने कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ा था कि कुछ परियोजना कहाँ पर स्थित है और भी बहुत सारी बातें हो चुकी थी। चलिए अभी आपको उसके आगे जानना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जीव द्रव्यमान या बायोमास से आप क्या समझते हैं और जो है इसके बारे में बताना है। बायोमास, इसे हम लोग इंग्लिश में भी बायोमास को, जीव द्रव्यमान को इंग्लिश में भी बायोमास ही कहा जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि वैसा ईंधन जो हमें पौधों या पशुओं से प्राप्त हो, सीधा बात है, जो पौधों या पशुओं से प्राप्त होते हैं उसे हम लोग जीव द्रव्यमान या बायोमास कहते हैं। और आप लोग इसे ही ध्यान रखना है कि जैसे जो भी चीज़ आपको पौधा या पशु से प्राप्त हो, जैसे पौधा से आपको लकड़ी मिलता है तो लकड़ी आपके लिए जीव द्रव्यमान है या बायोमास है। उसी प्रकार से पशुओं के, जैसे कि गाय हो गया, गाय के गोबर से हम लोग जो है जलावन बनाते हैं, तो उस प्रकार का जैसे जो जलावन जो गोबर वगैरह से तैयार किया जाता है वो भी हमारे लिए बायोमास है। तो अब सवाल उठता है क्या यह अच्छा है या ख़राब है। तो आप यदि ध्यान दें तो ये बहुत ज़्यादा जो है ऊष्मा उत्पन्न नहीं कर पाता है। जैसे आप लकड़ी जलाते हैं या जो है फिर मान लीजिए कि गाय का गोबर से बना हुआ कोई सी जलावन को जलाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न नहीं होता है। साथ ही आप देखा होगा यह बहुत ज़्यादा धुआं भी उत्पन्न करता है। ज़्यादा धुआं से व्यक्ति को सांस लेने में समस्या हो सकती है। तो इस तरीके से जीव द्रव्यमान आपने समझा, पौधों और पशुओं से प्राप्त होने वाले कोई ईंधन होते हैं, लेकिन यह बहुत अच्छा ईंधन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा, भू ऊष्मीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। तो आप समझेंगे पहले भू का मतलब धरती होता है। भू का मतलब पृथ्वी से है, धरती से है। तो भू ऊष्मीय ऊर्जा जो है पृथ्वी के सतह के भीतर गर्म जल स्रोतों से उत्पन्न, पृथ्वी का जो सतह है उसके भीतर कुछ गर्म जल स्रोत है और उससे उत्पन्न जो ऊर्जा होती है उसे ही भू ऊष्मीय ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। आप भू ऊष्मीय भी बोल सकते हैं और भूतापीय भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये पृथ्वी के भीतर से गर्म जल स्रोतों से प्राप्त होती है। उस गर्म जल को निकाल के उसके गर्मी का यानी हीट का यूज हम लोग किसी दूसरे प्रकार की ऊर्जा को बनाने में करते हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्या ऊर्जा का कोई स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है, क्यों या क्यों नहीं। तो समझिए, ऊर्जा का कोई भी स्रोत हो, किसी भी तरीके का ऊर्जा आप जो है प्राप्त कर रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत भी प्रदूषण जरूर होता है। तो यही वही बात लिखा हुआ है कि ऊर्जा का कोई भी स्रोत प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकता है। किसी भी प्रकार का स्रोत जो है प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकता है। कुछ यंत्रों जैसे सौर सेल में जो है प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है, किंतु उसके निर्माण में पर्यावरणीय क्षति अवश्य होती है। जैसे सोलर पैनल देखे होंगे जो जिसको हम लोग सौर सेल वगैरह बोलते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो जो है लगने के बाद किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं देता है, लेकिन उसको लगाने से पहले उसका जो निर्माण प्रक्रिया होता है उसमें कुछ ना कुछ पर्यावरण का हानि जरूर होता है। और मान लीजिए कि लकड़ी है, उसे आप जला के ईंधन प्राप्त करते हैं तो धुआं निकलता है जिससे पर्यावरण दूषित होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कोई भी स्रोत जो है कभी भी प्रदूषण मुक्त हो ही नहीं सकता है। यानी आप किसी स्रोत से यदि ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं तो किसी न किसी प्रकार का प्रदूषण उससे अवश्य फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, सौर कुकर के उपयोग के लाभ और हानियाँ क्या है। क्या ऐसे स्थान है जहाँ पर सौर कुकरों की उपयोगिता सीमित होती है। तो अब आप समझेंगे कि इसमें क्या बोलना चाह रहा है। सौर कुकर, जो एक कुकर होता है जिसमें खाना किसी चीज़ को पकाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन उसमें सूर्य की ऊर्जा का उपयोग होता है, सोलर एनर्जी का यूज होता है, इसलिए इसको सौर कुकर बोलेंगे। तो इसका पहले लाभ और हानि देखना है। तो आप देखिए, लाभ पर आते हैं हम लोग पहले। तो सबसे पहला, यह ऊर्जा का सस्ता स्रोत है। सस्ता स्रोत क्यों? क्योंकि सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने में बहुत कम खर्च होता है और बहुत ज़्यादा ऊर्जा भी प्राप्त होता है।
आगे इसके विभिन्न खाद्य पदार्थों को एक साथ पकाया जा सकता है। इसमें एक प्रकार का स्टूडेंट्स बॉक्स होता है, बॉक्स में अलग अलग प्रकार का पदार्थ रख के एक साथ में पका सकते हैं, जबकि आप जो गैस वगैरह में यूज करते हैं तो उसमें एक टाइम पर एक ही पदार्थ पका सकते हैं। तो दूसरा फायदा इसका यह है कि आप अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ को एक साथ में पका सकते हैं। तीसरा बात पर आइए, इसमें ईंधन की खपत कम होती है। आप देखिए ईंधन तो एक्चुअली में लगता ही नहीं है, जो सूर्य है सूर्य का प्रकाश सीधे मिलता है और सूर्य का प्रकाश से गर्म होकर खाना पक जाता है, तो इसमें ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है लगभग। और ऑब्वियस है जब सूर्य से ऊष्मा प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें धुआं उत्पन्न नहीं होगा, ये ऑब्वियस का एक फ़ायदा है। चलिए अब इसके कुछ हानियों पर आते हैं। देखिए इसका उपयोग केवल दिन के टाइम किया जा सकता है। आपको पता है रात में तो सूर्य उगता नहीं है, तो रात में किसी प्रकार से आप सोलर कुकर से मतलब खाना नहीं पका सकते हैं। दूसरा बात, जिस दिन सिर्फ गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में ही और प्रभावकारी, यानी वैसा क्षेत्र जहाँ ज़्यादा धूप आता है और ज़्यादा लंबे समय तक धूप रहता है, वहीं पर आप इसका यूज कर सकते हैं। अब वैसा क्षेत्र मान लीजिए जहाँ पर धूप बिल्कुल नहीं आता है, जैसे कुछ ठंडा प्रदेश हो गया, वहाँ पर बहुत कम धूप आता है, तो वैसे केस में वहाँ पर ये सोलर कुकर ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। आगे बात करें तो जाड़े या बरसात के मौसम में ये भोजन पकाने में लंबा समय लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जब आप जाड़े या बारिश के मौसम में तो धूप बहुत कम उगता है, तो वैसे में धूप उगता है लेकिन बहुत कम उसमें जो है हीट एनर्जी होता है, और इस कारण से उसको भोजन पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। साथ ही भोजन आप पका सकते हैं, इससे भोजन तल नहीं सकते। तलने का मतलब फ्राई करना, किसी भी चीज़ को, किसी भी खाद्य पदार्थ को आप इसमें तलने के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते। हाँ, भोजन आप पका सकते हैं, जैसे दाल पकाना है या भात पकाना है पका सकते हैं, लेकिन आप किसी को जो है तलने का काम नहीं कर सकते इसमें। आगे सवाल में एक और चीज़ पूछा गया था, क्या ऐसे स्थान है जहाँ इन कुकरों की उपयोगिता सीमित है, मतलब लिमिटेड यूज है, ऐसा स्थान है या नहीं है? तो ऑब्वियस है बहुत सारा ऐसा स्थान है, वही बात लिखा है। हाँ, ऐसे स्थान भी हैं जहाँ सौर कुकरों की उपयोगिता सीमित है, क्योंकि यहाँ सौर ऊर्जा की उपलब्धता दुर्लभ है। जैसे कि आप जो है ठंडे प्रदेश में चले जाइए तो वहाँ सौर ऊर्जा बहुत कम मिलता है, और ऐसे केस में वहाँ पर जो सौर कुकर का उपयोगिता है वो काफ़ी सीमित हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो इफ़ेक्टिव वहाँ नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, शारीरिक कार्यों को करने के लिए, विभिन्न विद्युत उपकरणों को चलाने के लिए और भोजन पकाने के लिए अथवा वाहनों को चलाने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो यहाँ अलग अलग कार्य दिया है और आपको बताना है कि उसमें किस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आप यहाँ समझ सकते हैं शारीरिक कार्य को करने के लिए ऑब्वियस है मांसपेशियाँ ऊर्जा चाहिए। हमारी मांसपेशियों में जो ऊर्जा होती है उसी से हम लोग शारीरिक कार्य करते हैं। विद्युत उपकरणों में हमें विद्युत ऊर्जा चाहिए, भोजन पकाने में ऊष्मीय ऊर्जा चाहिए, और वाहनों को चलाने के लिए रासायनिक ऊर्जा चाहिए, जो आपको पेट्रोल या जो है डीजल वगैरह से मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ऊर्जा की बढ़ती मांग के क्या परिणाम है और खपत कम करने के लिए आपसे कुछ सुझाव मांगा जा रहा है। तो कल बताया गया था कि आजकल ऊर्जा की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि जो हमारी जो खपत होने वाली ऊर्जा है, जितना हम लोग यूज कर रहे हैं, वो जितना बन रहा है उससे ज़्यादा है, मतलब कम बन रहा है और ज़्यादा हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इससे ऊर्जा की मांग बढ़ती जा रही है, और इसका आगे क्या परिणाम होगा इसके बारे में चर्चा करना है। तो देखिए, ऊर्जा की बढ़ती मांग में पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। ऊर्जा की बढ़ती मांग से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। मानव पेट्रोलियम और कोयला को जलाकर ऊर्जा प्राप्त करता है। आपको पता है अभी जो ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है वो पेट्रोलियम और कोयला ही है। वाहन सारे पेट्रोलियम से चलते हैं, और कोयला से जो है हम लोग मैक्सिमम उद्योग को चलाते हैं। कोयला से बिजली बनाते हैं और बिजली से ही उद्योग को चलाते हैं। इससे परिवहन के साधन को भी चलाया जाता है। इन ईंधनों को जलाने से वायु प्रदूषित होती है। आपने कल पढ़ा हुआ स्टूडेंट्स कि जो पेट्रोलियम है या कोयला है, जब इसे आप जलाते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण निकलता है। वायु प्रदूषण
जब वायु प्रदूषित होता है तो उसी वायु से तो सभी सांस लेते हैं, तो इससे सभी जीवों पर भी बुरा प्रभाव जो है पड़ने लगता है। आगे बात किया जाए, वायु प्रदूषण कच्चे पदार्थों को भी प्रभावित करता है। जो खनिज पदार्थ जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं या जो कच्चा पदार्थ, कच्चा जो भी सामान है, उन सबको भी वायु प्रदूषण प्रभावित करता है। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, ऊर्जा खपत कम करने के लिए क्या क्या सुझाव देंगे आप, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इसके लिए सुझाव क्या है। यहाँ पर बताया गया है कि हमें ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। कल आपने अनवीकरणीय स्रोत या गैर परंपरागत स्रोत के बारे में पढ़ा है कि इसके भंडारण सीमित है और ये निकट भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। तो इसका उपयोग आपको कम से कम करना चाहिए ताकि और लंबे समय तक चले। साथ ही ऊर्जा की बर्बादी को रोकना चाहिए। ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए। ऊर्जा की फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट दिया गया है, हमें ऐसी वैज्ञानिक विधियां विकसित करनी चाहिए जिससे नवीकरणीय स्रोतों का पूर्ण उपयोग हो सके। जैसे नवीकरणीय स्रोत में आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं, कल बताया गया था जो पवन ऊर्जा है या फिर सौर ऊर्जा है, ये सब जो है हमारा नवीकरणीय स्रोत है। लेकिन इन स्रोतों का उपयोग हम लोग पूरा तरीके से नहीं कर रहे हैं। हर जगह भी सौर ऊर्जा का उपयोग तो नहीं हो रहा है, कुछ ही जगह हो रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारी ऊर्जा है और लेकिन उसका हम लोग यूज नहीं कर पा रहे। तो ऐसा वैज्ञानिक विधि खोजने का ज़रूरत है जिससे उन सब का यूज आसानी से हो सके। जैसे अभी सोलर पैनल है, लेकिन सोलर पैनल काफ़ी महंगा आता है तो सभी लोग उसे नहीं लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग पूर्ण रूप से हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, ईंधन से ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होती है। तो ये मालूम है कि ईंधन में रासायनिक ऊर्जा छिपी होती है और ईंधन से जब भी आपको ऊर्जा प्राप्त करना है तो उसका सीधा बात है दहन करना होगा, मतलब उसको जलाना होगा। बिना जलाए ईंधन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सौर सेल में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है। तो सौर सेल जो सूर्य के प्रकाश में रखने से सेल जो चार्ज हो जाता है, सेल या बैटरी बोल सकते हैं, उसे सौर सेल कहते हैं। तो सौर सेल में कौन सा ऊर्जा से कौन सा ऊर्जा में बदलता है। तो आपको पता है सौर सेल सौर ऊर्जा को जो सोलर एनर्जी होता है उसको ट्रांसफ़र कर देता है, चेंज कर देता है विद्युत ऊर्जा में। तो आप स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं सौर सेल में जो है सौर ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, सौर सेल क्या है, यह कैसे कार्य करता है, लाभ और हानि पूछ रहा है इसका। तो सौर सेल एक युक्ति होती है, युक्ति समझते हैं, कोई सिस्टम बोल सकते हैं। सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। अभी आपने ऊपर भी देखा था। अब जो है यह किससे बना होता है, तो यहाँ आप लोग याद रखेंगे यह बेसिकली अर्धचालक से बना होता है। अर्धचालक जिसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं और सेमीकंडक्टर में मेनली सिलिकॉन का यूज होता है। तो आपसे पूछा जाए सौर सेल में मेन कंपोनेंट क्या होता है, तो आप बोलेंगे सौर सेल मेनली जो है सिलिकॉन से बना होता है, जो क्या है अर्धचालक है। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए, एक प्रारूपी या प्रारूपी कर लेंगे स्टूडेंट्स। एक प्रारूपी सौर सेल 0.5 वोल्ट से 1 वोल्ट तक की वोल्टता उत्पन्न कर सकता है। यानी जो एक प्रारूपी सौर सेल है, यानी एक जनरल सेल जो इसका बनाते हैं, स्टैंडर्ड वाला बनाते हैं, वो 0.5 से 1 वोल्ट तक की जो है वोल्टेज दे सकता है, उसी को वोल्टता बोलते हैं। और साथ ही यह जो है इसका शक्ति का बात किया जाए, शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो यह 0.7 वाट विद्युत उत्पन्न कर सकता है। बड़ी संख्या में प्रारूपी सेल को लगाकर अधिक ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है। तो जितना ज़्यादा आप सौर सेल लगाएंगे छोटा छोटा पैनल से, उतना ज़्यादा आपको वोल्टेज और जो है शक्ति मिलेगी। वोल्टेज और शक्ति, वोल्टेज एक प्रारूपी सेल से 0.5 से 1 वोल्ट तक आपको वोल्टेज मिलता है और 0.7 वाट ऊर्जा जो है मिलती है, शक्ति मिलती है। तो ये क्लियर है। अब इसका लाभ और हानि पर आना है। चलिए लाभ पर आते हैं। तो लाभ में देखते हैं पॉइंट्स क्या थे स्टूडेंट्स।
सौर सेल में कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता। आप जानते हैं सोलर पैनल आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सारे गली में भी लगा होता है और बहुत सारे लोग अपने घरों की छतों में भी लगाते हैं। तो इसमें कोई चलने वाला पार्ट नहीं होता, अर्थात इसको जहाँ लगा दीजिए वहीं फिक्स रहेगा। तो इसमें बोल सकते हैं इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, जिससे यह खराब कम होता है। दूसरा बात, इसको ज़्यादा जो है रख रखाव की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका ज़्यादा ध्यान रखने का ज़रूरत नहीं है, इसको बस लगा के छोड़ दीजिए, वो अपना आपको लाइट्स और जो है जो भी चीज़ आप विद्युत का यूज करते हैं वो आपको देता रहेगा। इसे सुदूर इलाकों में भी लगाया जा सकता है। गांव वगैरह में जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है वहां पर भी आप इसको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही इसका उपयोग कृत्रिम उपग्रहों में मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में होता है। आपको पता है स्टूडेंट्स, आजकल सैटेलाइट भेजा जाता है ऊपर। तो सैटेलाइट जो भेजा जाता है वो जो है वो उसको जो है पावर चाहिए, सैटेलाइट को पावर चाहिए वहाँ पर काम करने के लिए। उसमें भी जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए, तभी वो जो है सिग्नल वहाँ से यहाँ भेज सकता है और जो भी चीज़ उसका काम है फंक्शन वो कर सकता है। तो उसको पावर मिलने के लिए उसमें कोई बैटरी तो नहीं लगा सकते। सोचिए यदि आप कोई बैटरी लगा देंगे तो वह थोड़े समय बाद ख़त्म हो जाएगा, फिर आप वहाँ पर जाके तो उसका बैटरी चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका परमानेंट इलाज के लिए जो है इसमें सोलर सेल लगाया जाता है। सोलर सेल से क्या फ़ायदा होता है कि सोलर सेल जो है वहाँ पर जो सौर ऊर्जा मिलती है, सूर्य से जो उसे ऊर्जा मिलती है उपग्रह को, वो उस ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन में कर लेता है और अच्छे से वो फंक्शन कर सकता है। तो इसका उपयोग कृत्रिम उपग्रह में मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हम देखिए आप आगे बात करें यातायात सिग्नल जो ये होता है ट्रैफिक लाइट, उसमें भी जो है कौन सा ये लगा होता है, वहाँ भी जो है सोलर एनर्जी का यूज करते हैं, सोलर सेल वहाँ लगाया जाता है। और कैलकुलेटर, आप लोगों ने कैलकुलेटर में देखा होगा, आजकल जो कैलकुलेटर आते हैं उसमें ये नहीं होता है, बैटरी नहीं होता है, उसमें बगल में एक सोलर पैनल लगा दिया जाता है, वो सूर्य की रोशनी से खुद चार्ज होता रहता है और काम करता रहता है। रेडियो या बेतार प्रणाली और टीवी स्टेशन में भी इसका उपयोग होता है। तो बेतार समझते हैं जिसको वायरलेस बोलते हैं, और टीवी स्टेशन, इन सभी में जो है इसका यूज करते हैं सोलर सेल का। अब इसका हानियाँ देखेंगे स्टूडेंट्स। हानि देखिए, सिलिकॉन जिसका सिंबल SI होता है और इसका संख्या आपको याद होगा, इसका संख्या परमाणु संख्या 14 होता है। ये जो प्रकृति में अत्यधिक मात्रा में मौजूद है, सिलिकॉन बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद है, किंतु वो सिलिकॉन जिससे सोलर सेल बनेगा वो अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है, और वो बहुत कम मात्रा में उपस्थित है। समझिए स्टूडेंट, सिलिकॉन भले ही ज़्यादा मात्रा में हमारे पृथ्वी पर उपस्थित है, लेकिन जिससे सोलर सेल बनाने के लिए अच्छे ग्रेड के सिलिकॉन की आवश्यकता होती है, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है। तो ये इसका हानि है। दूसरा हानि देखिए, इसकी संपूर्ण निर्माण प्रक्रिया काफ़ी खर्चीली है। सोलर प्लेट का बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है, हालांकि कॉस्ट लगाने के बाद फिर इसमें कोई खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसका जो निर्माण प्रक्रिया है वो काफ़ी खर्चीली हो जाती है। अधिक कीमत के कारण घरेलू उपयोग सीमित है। आपने देखा है सभी लोग तो सोलर प्लेट नहीं लगवा सकते हैं क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो ये सब इसका हानियाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए स्टूडेंट, सौर नियतांक से आप क्या समझते हैं? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और इसका वैल्यू जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि सौर नियतांक का मान कितना होता है। तो पृथ्वी पर सूर्य से प्रति वर्ग मीटर पर प्रति सेकंड मिलने वाली ऊर्जा को सौर नियतांक या सोलर कांस्टेंट कहा जाता है। पृथ्वी पर 1 मीटर स्क्वायर का आप जो है क्षेत्रफल लीजिए, उस 1 मीटर क्षेत्रफल में 1 सेकंड में सूर्य से कितना जो है ऊर्जा मिल रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सोलर कांस्टेंट या सौर नियतांक। फिर से समझिए, पृथ्वी पर 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल यानी प्रति वर्ग मीटर पर प्रति सेकंड 1 सेकंड पर सूर्य से कितनी ऊर्जा उसको मिलती है, इस चीज़ का जो गणना किया जाता है वही सौर नियतांक है। और इसका मान अप्रॉक्सीमेट 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर है, यानी कि 1 सेकंड में आप सोच सकते हैं लगभग जो है उसको पृथ्वी पर 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर पर 1.4 किलोवाट जो है ऊर्जा मिलती है।
किससे? सूर्य से। इसी को सौर नियतांक कहते हैं और ये वैल्यू याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। पवन ऊर्जा का उपयोग किस तरह किया जाता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, पवन ऊर्जा समझते हैं सभी। तो पवन ऊर्जा का उपयोग किस तरह किया जाता है? देखिए आंसर क्या दिया गया है। सौर विकिरण द्वारा भूमि और जल का अलग अलग तापमान, वायु, गति उत्पन्न करता है। तो आपको यह पहले पता होगा वायु चलती क्यों है, हवा क्यों बहती है। तो हवा बहने का कारण तापमान अलग अलग होना है। जब सूर्य से रोशनी प्राप्त होती है तो पृथ्वी गर्म हो जाती है, आपने कल पढ़ा है, इसे ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। और इसके द्वारा भूमि का ताप अलग होता है, जल का ताप अलग अलग हो जाता है। ऐसे कारण से जो है तापांतर के कारण, मतलब तापों में अंतर के कारण जो है पवन बहती है, मतलब हवा चलती है। अतः पवन बहता है, जो भी लिखा। इस पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग आप पवन चक्की को चलाकर कर सकते हैं। इस जो पवन बह रही है तो उसमें बहने वाली चीज़ में आपको पता है गतिज ऊर्जा होती है, और उस गतिज ऊर्जा का उपयोग आप पवन चक्की चलाकर कर सकते हैं। पवन चक्की में जो है जब वो चल रहा होता है तो वहाँ से उससे हम लोग गतिज ऊर्जा का जो है उपयोग करके जनित्र घुमा सकते हैं, और जनित्र जब घूमता है तो उससे जो है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस तरह जो है हम पवन ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। और राइट स्टूडेंट्स, ये लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पवन ऊर्जा फार्म से आप क्या समझते हैं? तो पवन ऊर्जा फार्म क्या होता है स्टूडेंट्स? पहले समझिए कि पवन ऊर्जा की गतिज ऊर्जा का उपयोग जो है पवन चक्की चलाने में होता है। अभी आपने पढ़ा कि पवन ऊर्जा में जो गतिज ऊर्जा है उसका यूज हम लोग पवन चक्की चलाने में कर सकते हैं। एक पवन चक्की से ऊर्जा उत्पादन बहुत कम होता है। तो एक पवन चक्की यदि घूम भी रही है तो उससे बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन नहीं होता है। अतः ऊर्जा उत्पादन आगे बोला जा रहा है। अतः व्यावसायिक कार्यों के लिए बहुत सारे पवन चक्कियों को एक बड़े खुले क्षेत्र में लगाया जाता है। यानी एक बहुत बड़ा क्षेत्र लिया जाता है जो मैदान वगैरह टाइप का होता है, और वहाँ बहुत सारा जो है पवन चक्की को एक लाइन से लगाया जाता है। ऐसा करने के लिए जिस जगह पर इसको लगाया जाता है उस जगह को पवन ऊर्जा फार्म कहा जाता है। लेकिन यह सभी जगह नहीं लगाया जा सकता है। अब ध्यान रखेंगे, यह केवल वैसे स्थानों पर ही लगाया जा सकता है जहां पर पवन की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। यानी आप बोल सकते हैं पवन चक्की से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो वहाँ का पवन का चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होना चाहिए। इससे कम होगा तो पवन चक्की से ऊर्जा उत्पादन नहीं होगा। ये सवाल ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया पवन चक्की लगाने के लिए कि कितना जो है आपको हवा की चाल होनी चाहिए। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा हवा की चाल होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पवन ऊर्जा के लाभ और हानि का बात पूछ रहा है। तो इस पर देखिए, पवन ऊर्जा के निम्न लाभ है। तो पहला बात, यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। यानी आप सोचिए, क्या पवन ऊर्जा का यूज हम लोग पहले कर रहे थे? तो पवन ऊर्जा का यूज पहले नहीं हो रहा था स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पवन ऊर्जा का यूज कर रहे हैं। इसीलिए जो है यह एक प्रकार का नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, देखें यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। आगे बात करें, विद्युत उत्पादन के लिए इसमें ज़्यादा खर्च की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऑब्वियसली इसे केवल लगा दीजिए और वो घूम के आपको सीधे विद्युत देता रहेगा, तो ज़्यादा खर्च नहीं है। लेकिन उस चक्की को लगाने के लिए उसमें ज़्यादा खर्च है। चक्की लगने के बाद आपको ज़्यादा खर्च नहीं चाहिए, लेकिन चक्की लगाने के लिए ज़्यादा खर्च की आवश्यकता पड़ेगी, और यही इसकी हानियाँ भी हैं। तो हानियाँ भी देखिए, पवन ऊर्जा फॉर्म उसी स्थान पर लगा सकता है जहां वर्ष के अधिकांश भाग तक पवन चले। ठीक है, तो जब पवन ही नहीं चलेगी तो वहाँ पवन चक्की का यूज नहीं हो पाएगा। तो ऐसा जगह आपको चाहिए जहाँ पूरा साल लगभग जो है ये पवन चलता रहे, हवा चलती रहे। टरबाइन चलाने के लिए पवन की गति कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। अभी आपने पढ़ा कि इससे कम यदि स्पीड है तो वो फिर पवन चक्की काम नहीं करता है। पवन फॉर्म की प्रारंभिक लागत बहुत अधिक होती है।
तो आपने ये समझ सकते हैं कि उतना सारा पवन चक्की बैठाने में, उसको सेट करने में बहुत ज़्यादा जो है ये इसकी आवश्यकता पड़ती है, मतलब खर्च की आवश्यकता होती है। टावर और प्लेट को रख रखाव के लिए अत्यधिक खर्च करना पड़ता है। इसमें रख रखाव की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और इसके लिए बहुत बड़े खुले क्षेत्र की आवश्यकता होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब इसकी हानियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट है हमारा पवनों का देश किसे कहा जाता है। तो इसमें आंसर याद रखेंगे, डेनमार्क एक ऐसा देश है जहाँ जिसको पवनों का देश कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि डेनमार्क वैसे स्थान पर स्थित है जहाँ वर्ष भर पवन बहता है, हवा वहाँ चलती रहती है और वहाँ की जो कुल ऊर्जा आवश्यकता है उसका अधिकांश भाग पवन ऊर्जा से ही निकाला जाता है। हम लोगों के देश में पवन ऊर्जा का बहुत ज़्यादा यूज नहीं है। इसका ये कारण है कि इतना यहाँ उतने स्पीड से हवा नहीं चलती है और वर्ष भर नहीं चलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आइए, भू ऊष्मीय ऊर्जा के क्या लाभ है। अभी भू ऊष्मीय ऊर्जा आप लोगों ने देखा था कि भू ऊष्मीय ऊर्जा जो है पृथ्वी के भीतर जो गर्म जल स्रोत है उससे प्राप्त होने वाली ऊर्जा भू ऊष्मीय जो है ऊर्जा कहलाती है और इसका लाभ पूछा जा रहा है। तो भू ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग दिन और रात कभी भी हो सकता है, क्योंकि जल तो पृथ्वी के नीचे हमेशा गर्म ही रहेगा दिन और रात किसी भी टाइम। यह प्रदूषण मुक्त स्रोत है, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता। यह ऊर्जा का अच्छा स्रोत है और यह जो है नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय क्यों? क्योंकि इसका उपयोग हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल में करना शुरू